This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes. तो ठीक है, तो रेजिडुअल के इस टाइम स्टडी से चलिए अब आता है मेन। देखिए ये तो खैर यूज होते ही है, पर मेन जो रेजिडुअल की जो स्टडी हम करते हैं वो करता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट से। अब नॉन प्रोबेबिलिटी प्लॉट क्या है, ये कभी कभी डिफाइन के लिए भी आता है, डिफाइन 2 मार्क्स का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट मैं बोल देता हूँ, आप क्योंकि लिखना तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा। टू चेक द नॉर्मलिटी एजम्पशन, हम जनरली मानते हैं कि जो हमारा रेजिडुअल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। टू चेक द नॉर्मलिटी एजम्पशन वी यूज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट इज ए ग्राफ between ordered standard residual and percentile cumulative probability। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट हम क्यों यूज करते हैं, एक तो ये चेक करने के लिए कि जो हमारा रेजिडुअल का जम्पशन हम मान के चले हैं कि वो नॉर्मल होना चाहिए, कि वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये क्या है, ये ग्राफ है बिटवीन द ऑर्डर्ड रेजिडुअल स्टैंडर्ड रेजिडुअल। ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड रेजिडुअल, ऑर्डर मतलब कि हम जो हमारा रेजिडुअल निकले सबसे पहले उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसको ऑर्डर में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। देन तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट इज ए ग्राफ बिटवीन द ऑर्डर्ड स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल एंड क्यूमुलेटिव परसेंटाइल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो हमें दो चीज निकालनी है, एक तो हमें निकालना है स्टैंडर्ड रेजिडुअल और दूसरा निकालना है हमें क्यूमुलेटिव परसेंटाइल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले वी अरेंज द स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर हम क्या करें, उसको रैंक देंगे। द रेजिडुअल व्हिच आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, लेट दीज आर चल यहाँ थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे भी है, क्या है वो, यस B rank the residual which are arranged in ascending order, let these be the calculated standardized residual rank। ठीक है, रैंक की है ये, R1 R2 Rn मान लीजिए। आपने क्या किया, पहले D निकाला, D1 निकाला, D2 निकाला। D1 कैसे निकालेंगे, R1 को आप डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड सिग्मा से, ठीक है। R2 को डिवाइड करोगे सिग्मा से, जिसको आप अलग से निकालोगे। ये बन गए आपके स्टैंडर्डाइज D3। अब ये कह रहा है कि आप इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर इसको रैंक दे दीजिए। जो रैंक है मान लेते हैं वो R1 R2, इस तरह से वो रैंक थी। आफ्टर रैंकिंग, तो एक चीज तो आ गई हमारी, रैंकिंग वाला जो ऑर्डर था। दूसरा क्या है, आफ्टर रैंकिंग द रेजिडुअल वी कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, हम प्लॉट करना है इसको, निकालेंगे I-1/2n for the corresponding ranked residual value। ranked residual value, रैंक को तुमने RI से इंडिकेट किया है, यहाँ पे I लिखा है। तो थोड़ी सी चलिए अभी आगे देखेंगे जो भी है। मैं फाइनली भी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी करेक्शन तो थी यहाँ पे, मैं भी चेक करके बताऊंगा। फिलहाल ऐसे करते PI निकाल लेंगे। PI है I-1/2। I जो है रैंक है, यानी हमने पहले वाले को रैंक दी 1, तो 1 - 1/2 अपॉन n। दूसरे वाले को रैंक दी 2, 2 - 1/2 अपॉन 2। ऐसे हम P निकाल लेंगे, और उधर हमने स्टैंडर्डाइज वो कर दिया। तो अब इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे। इधर तुमने लिया है ई नहीं है यहाँ पे है स्टैंडर्डाइज्ड, यहाँ है D, ये है DI, ये तो पक्का है DI, और ये है PI। तो इधर तो लेंगे हम जो हमने स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल बनाए, और जहाँ P निकाल लिया वो यहाँ P है, उनके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम कह रहे हैं कि हमारा नॉर्मल का ग्राफ ये होता है, और यहाँ कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हमने ग्राफ अलग तरह प्लॉट किया था। यहाँ पे हम किसकी कोरेस्पोंडेंस ले रहे हैं, इसकी कोरेस्पोंडेंस ले रहे हैं। तो इसकी कोरेस्पोंडेंस लेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा था, ऊपर यहाँ फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे, और यहाँ एक्स की वैल्यू थी, पर यहाँ फ्रीक्वेंसी के क्या है, परसेंटाइल्स है। और किसका परसेंटाइल्स है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का परसेंटाइल्स है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है उसका ग्राफ नॉर्मल के लिए स्ट्रेट लाइन आता है। अगर सभी ये पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन आते हैं तो मतलब क्या है, जो ग्राफ है हमारा, जो हमारा डेटा है वो
जो रेजिडुअल हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ये कंसेप्ट हम लैब में भी यूज करेंगे और थ्योरी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर बाय द वे ऐसा ग्राफ नहीं आता तो कैसा ग्राफ आता है? इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह ग्राफ आता है। तो इसका मतलब जो हमारा जो एजम्पशन था नॉर्मलिटी का, उसमें थोड़ी सी कमी है। तो ए शार्प अपवर्ड और डाउनवर्ड कर्व एट बोथ एंड्स इंडिकेट दैट the end point of the distribution are too light or it to be considered normal. These do not constitute the normal probability plot for light tail distribution as shown this. A heavy tail distribution ये कह रहा है कि ठीक है, अगर ग्राफ इस तरह का भी आ रहा है तो नॉर्मल तो है, पर क्या फर्क है नॉर्मल में? क्योंकि जो वैसे नॉर्मल का ग्राफ तो ये बनता है, ये कह रहा है कि बहुत लाइट टेल है उसकी, ऐसे है ग्राफ, बहुत लाइट टेल, मतलब ये बहुत, यहाँ पे वेटेज बहुत कम है इसकी टेल्स पे। और दूसरा ग्राफ क्या है कि उसकी नॉर्मल तो है पर उसकी ग्राफ उसकी इस तरह की फॉर्म का है, हैवी टेल। हैवी टेल मतलब एरिया उसके अंदर ज्यादा है। और जो अगर हम सॉरी दोबारा बनाता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। मान लेते हैं ये तो नॉर्मल कर्व है हमारा। दूसरा कह रहा है कि ऐसा कर्व भी हो सकता है। सॉरी, टच नहीं कर रहा है भाई, तो फिर टच कर गया। जैसे आपने कर्टोसिस में पढ़े थे, और एक कर्व ऐसा हो सकता है, एक कर्व ऐसा हो सकता है हैवी टेल्स का, ऐसे यहाँ पे टेल्स में हैवी है, मतलब एरिया ज्यादा ले रहा है। तो ये ग्राफ बनेंगे उसके लिए। ठीक है, तो हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन शोज फ्लैटिंग एट द एक्सट्रीम, कि यहाँ पे फ्लैट होगा थोड़ा सा, ये विच इज द पैटर्न ऑफ सैंपल फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूशन हैवी टेल्स, और ये दूसरा ये इंडिकेट करेगा अगर ऐसा ग्राफ नहीं आता है आपका। आगे चलते हैं, अगर ये ग्राफ आता है द पॉजिटिव एंड निगेटिव एक ही साइड में, देखिए यहाँ पे तो दोनों साइड फॉल था, ऊपर भी नीचे भी। तो हमने कहा कि नॉर्मल तो होगा, पर ये क्या होगा कि थोड़ा सा हैवी टेल होगी, थोड़ी सी लाइट टेल होगी। पर यहाँ पे क्या है कि एक ही साइड में जा रहा है, तो एक साइड में जा रहा है इसका मतलब क्या होगा? टेल उसकी एक ही साइड में मूव कर रही है, तो उसका स्क्यूड होगा। तो पॉजिटिव स्क्यूड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट शो द पैटर्न ऑफ अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड ऐसा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, अगर ऐसे डाउन जा रहा है तो वो निगेटिवली स्क्यूड होगा। तो हम ये भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा यही पूछा जाता है कि एग्जाम में भी, लैब के एग्जाम में भी आप प्रोबेबिलिटी प्लॉट प्लॉट कराया जाएगा, वो तो हम उससे डेटा इंस्टीट्यूट तक से कर देंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट तो बहुत इजी है, पर उसका इंटरप्रिटेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो वो आप ग्राफ देख के लिखेंगे कि ग्राफ कैसा इंडिकेट कर रहा है। जर्नली तो स्ट्रेट लाइन ही बन जाता है, जर्नली इसके आसपास ही बन जाता है। या फिर अगर ऐसा बनेगा तो आप कहोगे कि नॉर्मल तो है पर हैवी टेल और लाइट टेल है, और अगर ऐसा बनेगा तो आप कहोगे कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर ऐसा बनता है तो नेगेटिवली। चलिए, तो ये तो थ्योरी होगी इसकी पूरी। अब इसका क्वेश्चन है, तो एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन से भी आता ही है, तो बेटर है कि आप सिंपल रिग्रेशन, लाइन रिग्रेशन कर लें। मल्टीपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे श्वेता बता रही थी कि मैट्रिक्स मेथड ने परेशान कर रखा है ना, तो वो बहुत टफ हो जाता है कभी कभी। पर दो तीन तरह क्वेश्चन है उसमें भी, जरूर नहीं मल्टीपल में भी कई तरह क्वेश्चन है, तो बताऊंगा मैं आगे कैसे आते हैं। For the data given in the example 1, calculate the residuals and determine the standard residual for the model. तो जो कह रहा है कि जो हमने पहले एग्जांपल किया था, आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ फिट करी थी, उसमें आपने क्या करना है? रेजिडुअल भी निकालना है। तो ये तो आपने निकाल लिया था, ये लाइन आ गई थी मेरी, ये लाइन आ गई, तो इसमें एक्स वैल्यू पुटअप करते हुए हम वाई कैप निकाल लेंगे, और वाई माइनस वाई कैप करेंगे तो रेजिडुअल आ गए। अब उसको हमें निकालना है स्टैंडर्ड रेजिडुअल। स्टैंडर्ड रेजिडुअल के लिए चाहिए हमें सिग्मा। अब सिग्मा और चाहिए, और सिग्मा का फॉर्मूला था समेशन आर आई स्क्वायर, और कितने अननोन पैरामीटर है? 2, तो एन माइनस 2। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा निकाल लेंगे और फिर हम आर को डिवाइड करेंगे सिग्मा से, आर आई को, तो हमारे स्टैंडर्ड बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे किया इसने। ये निकाल लिया, तो ये रेजिडुअल आ गया, और ये आर स्क्वायर कर दिया। तो ये अब हमें इसका स्टैंडर्डाइज करना है, तो हमें सिग्मा चाहिएगा पहले, तो सिग्मा इसने निकाल लिया। यस, ये फॉर्मूला फिर गलत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बुकलेट में क्या दिया हुआ है?
ये फॉर्मूला यहाँ पे है, देखिए ठीक करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये नहीं है यहाँ पे है सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर कैप। तो सिग्मा स्क्वायर कैप क्या था, ये वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे जो अननोन पैरामीटर 2 है और ऑब्जर्वेशन 10 थे, तो 10 - 2 8 रह गया, तो ये सिग्मा आ गया आपका। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए r अपॉन सिग्मा कर देंगे, तो आपने d बना दिया। तो d इक्वल टू r अपॉन, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो r अपॉन सिग्मा लिख दीजिए, स्क्वायर की जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया। अब क्या कह रहा है ये, स्टैंडर्डाइज भी निकल गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है, देखते हैं आगे चल के क्या कह रहा है। आगे रेजो प्लॉट करना था, तो रेजो प्लॉट के लिए आपने डी प्लॉट करना है और आपको पहले पी निकालना पड़ेगा। पी निकाला नहीं इसने कहीं पे, यस यहाँ पे निकाला। तो पी, ये तो हो गया ऑर्डर्ड रेजिडुअल, ये इसको रैंक कर दिया इसने 1 2 3 4, ठीक है। और इसको रेजिडुअल थे, रेजिडुअल स्टैंडर्ड रेजिडुअल है, ये स्टैंडर्ड होंगे ना, देख लें 1.888 1.88888 1.88 तो इसमें कोई भी नहीं है, निकला तो रखा है, ठीक कर लीजिएगा इसको। 1.27 1.27 1.28, अच्छा ओके यही है, पर ये थोड़ा वहाँ डेटा गलत हो गया, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। तो स्टैंडर्डाइज्ड ही है ये, स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल है। और यहाँ रैंक दे दी इनको 1 2 3, जनरली रैंक रिपीट नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, तो कंटिन्यूस जनरली रैंक रिपीट नहीं होती। तो क्युमुलेटिव निकाल लिया i - 1/2 अपॉन n करके, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे तो हम ये ले लेंगे, सॉरी ये ले क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे तो हम डी लेते हैं, डी ऑर्डर्ड नहीं, डी डी लेते हैं, और वाई एक्सिस पे लेते हैं टी। तो यहाँ पे हमने डी ले लिया, और जब डी ले लेंगे तो आपका ये प्लॉट आ जाएगा। देख रहे हैं आप, इन सभी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन पा रही है, तो ये नॉर्मल को फॉलो करता है, ठीक है। कहीं कंक्लूजन लिखा क्या इसने, and note that from point of the suspended deviated slightly from the straight line but do not lie very far from the central point। कह रहे कि थोड़ा सा दूर तो जा रहे हैं पर बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिडुअल है वो हमारा क्या है, वो नॉर्मल। ओके, तो आज हम इतना ही लेते हैं, आप इसको ट्राई करिएगा, एक अनसोल्व क्वेश्चन है सेम इसी बेस पे, आप उसको ट्राई करिएगा, तो आपका ये पूरी हो जाएगी एक्सरसाइज। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हमारा पूछेगा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए पूछवाएगा इसी डेटा से, इसका वेरिएंस निकलवाएगा, वेरिएंस ऑफ ए तो केवल फार्मूले में वैल्यू पुट अप करनी है और कुछ नहीं करना, ऐसे वेरिएंस ऑफ बी कहेगा। आगे हम इनकी टेस्टिंग करेंगे कि क्या ए 0 तो नहीं है और क्या बी 0 तो नहीं है। अगर बी 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये रिग्रेशन लाइन बनाई y = a + bx, और आपने ये टेस्ट करके बताया कि b तो 0 है, ये हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो 0 निकल गई, तो 0 निकल गई, इसका मतलब क्या होता है, x के साथ 0 हो गया तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनी, ठीक है। तो हम ये भी टेस्ट करेंगे, दीज आर कॉल्ड द टेस्टिंग ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो ये आपने नहीं करी थी अभी तो अब इस बार है। इसका लैब, इसकी लैब का क्वेश्चन भी है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम लैब लेंगे। देखिए थोड़ी सी क्वेरी ये आ रही है कि आप इतना काउंसलिंग क्लास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंडेटरी 4 है, आप एक कोर्स की 4 क्लास होती है और हमारी 10-10 क्लास हो रही है क्लास, और ये सब ऑफिशियली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑफिशियली दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आ रहा है कि आप इतनी क्लासेस क्यों ले रहे हैं। तो मैं आगे क्लास जो वहाँ पे दूंगा इन्फॉर्मेशन वो लैब की दूंगा, थ्योरी क्लास की नहीं दूंगा। तो मैं आगे ये बताऊंगा लैब करेंगे हम, वैसे भी हम लैब करने के बाद थ्योरी पढ़नी पड़ेगी वो अलग बात है, पर आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लैब की चलेगी, लैब की, ठीक है। तो आज इतना लेते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम कल कल रख लेते हैं क्लास, तो कल हम लोग फिर इसका आगे लेंगे, और एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी होगी से फटाफट खत्म करना है, बहुत दिन हो गए इसमें लगे लगे। और आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन तो आता ही है 100%, एक क्वेश्चन तो आएगा सिंपल इक्वेशन लाइन का भी, तो आप इसको कर लीजिए, पूरा 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। ओके, कोई एनी क्वेरी किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ जी, एक क्वेश्चन है। पहले अंकित बताइए। सर मेरे को ये पूछना था कि असाइनमेंट का कोई एक्सटेंशन डेट अभी आई है या 15 तक ही सबमिट होगा? नहीं, अभी तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं भी, नहीं तो फिर आप अभी कल हो जाएगी हमारी 13 को भी वेट करते हैं,
अगर 13 तक कोई नहीं आता तो 14 को भी हाफ डे वेट करते हैं, फिर 14 के शाम को हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, ओके, आप तैयार रखिएगा, ठीक है स्कैन करके रख लीजिएगा। ठीक है सर। यस सर MSTE 002 में जो क्यूइंग थ्योरी में जो आपकी क्वेश्चन थोड़ी है आवाज समझा, assignment थोड़ी आवाज कम आ रही है। उसका फोर्थ पार्ट का हाँ सर अब आ रही है वीडियो आवाज? हेलो किसका सर एमएसटी? हाँ जी सर, जो क्यूइंग थ्योरी का क्वेश्चन हाँ E2 में जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है क्यूइंग हाँ, वो थ्योरी तो का, मैंने पहले ही कहा उसका है, थोड़ा फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन थोड़ा सा वो हाई स्टैंडर्ड रखा है। मैं कल डिस्कस करूंगा उसको, मुझे पढ़ना पड़ेगा वो थोड़ा सा, क्योंकि वो ऊपर चले गया, मतलब इस लेवल से ऊपर चले गया है। ठीक है, तो मैं कल आपकी हेल्प करूंगा उसमें। कल बात करेंगे उसके बारे में, और बाकी लोग भी आज ट्राई कर लीजिएगा उसकी। अगर नहीं तो नहीं होगा, मुझे पता है फोर्थ पार्ट शायद नहीं होगा, तो मुझे बताना पड़ेगा, तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज को आप सब लोग ट्राई कर लीजिएगा। और क्वेरी कोई? ठीक है सर। सर MST 2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्यूइंग का, उसमें अराइवल रेट इज ग्रेटर देन सर्विस रेट,